हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डीएनएस एकेडमी। डीएनएस मतलब डॉक्टर नीतीश शर्मा। तो बेटा, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आप लोगों को सारा जंतु विज्ञान से रिलेटेड जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है। तो हम लोग बच्चों पिछले 2 पार्ट्स में पढ़ चुके थे उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन के चैप्टर से रिलेटेड चीजें। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, अमोनिया और यूरिया के बारे में पढ़ लिया था। तो फटाफट मैं यूरिया के बारे में एक बार डिटेल कर देता हूं। तो यूरिया जो होता है वो 100,000 गुना कम विषैला होता है अमोनिया से। जो चीज कम विषैली है उसको जल में घुलने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए यूरिया का अगर हम देखें कि जल में घुलनशीलता, तो अमोनिया की तुलना में यूरिया कम जल में घुलनशील होता है। ठीक है। तो यूरिया निकालता कौन है बेटा? यूरिया निकालता है ऐसे जंतु जो मुख्यतः स्थल पर रहते हैं। तो स्थल पर रहने वाले जंतु निकालते हैं यूरिया को। और यूरिया जो है बनाता कौन है? तो यूरिया बनाता है हमारे शरीर में पाया जाने लायक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है यकृत या लिवर। तो यकृत और लिवर जो होता है वो यूरिया को निकालता है बाहर। और उसको बनाता कैसे? जब हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, और कैसे बनता है इसको मैं पार्ट 2 में बता चुका हूँ। ठीक है। तो जब हमारे शरीर में अमोनिया बनता है तो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाता है और उसको मिलाने का काम करता है यकृत, और फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है यानी बदल दिया जाता है किसमें? उसको यूरिया में। ठीक है। तो इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा और अंतिम जो मुख्य नाइट्रोजन उत्पाद है जिसका नाम होता है यूरिक अम्ल। क्या नाम होता है बेटा? यूरिक। ये तीसरा है, लास्ट है। वैसे तो खूब सारे होते हैं लेकिन मुख्य यही 3 होते हैं। ठीक है। तो यूरिक अम्ल की बात करते हैं। तो यूरिक अम्ल बेटा, सबसे पहले तो वही 2-3 पॉइंट कि ये क्या कितना विषैला है। तो अगर इसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा नहीं मतलब बहुत ही कम। किसके कंपेयर में? अमोनिया के। तो यह बहुत कम विषैला होता है। यह बहुत कम विषैला नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ है। ठीक है। तो जो कम विषैला है वो जल में घुलनशील भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये लगभग लगभग जल में अघुलनशील होता है। ठीक है ना। तो ये जल में यह बहुत कम और बहुत कम घुलनशील है, अर्थात जल में अविलेय है। जल में अविलेय है। ठीक है। यानी मिलता नहीं, घुलता नहीं है। ठीक। अब इसको भी कौन सा भाग शरीर का निकालता है बेटा? तो इसको निकालता है शरीर का वृक्क। ठीक है। तो वृक्क के द्वारा ही इसको शरीर में बाहर निकाला जाता है। इसका उत्सर्जन भी वृक्क मतलब किडनी है ना बेटा? वृक्क द्वारा होता है। वृक्क द्वारा होता है। ठीक है बच्चों। यूरिक अम्ल जो है इतना कम विषैला होता है और जल का ये बहुत ही कम मात्रा को यूज करता है। ठीक है भाई। ज्यादातर जो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ है जैसे अमोनिया के बारे में आपने पढ़ा वो बहुत ज्यादा जल के साथ बाहर निकलता है। यूरिया के बारे में पढ़ा आपने कि वो जो जल तो निकालता है, जल के साथ तो बाहर निकलता है लेकिन जल का कम मात्रा यूज करता है और ये बहुत कम। आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है, जो पक्षी होते हैं, वो सूसू जब करते हैं तो सूसू और पोटी एक साथ करते हैं, यानी मल और मूत्र एक साथ त्याग करते हैं और एक पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है। जैसे पेस्ट होता है, पेस्ट समझते हो ना तुम लोग? देख, अरे चिड़िया की पोटी तो देखी होगी ना भाई, चिड़िया का मल देखा होगा ना। तो वही सी बात कर रहा हूं मैं। तो चिड़िया हो गए या कीड़े हो गए, जो मच्छर होता है, ये सब है ना। तो ये लोग जो है पेस्ट के फॉर्म में या गोलियों के रूप में। ठीक है। बंदूक चलाने वाली गोलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, गोल गोल गोलियों के रूप में। ठीक है ना। तो गोलियों के रूप में जो है वो अपने नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यही बात मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। यह बहुत कम जल के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। जल के द्वारा शरीर से
इससे फायदा क्या होता है, जल ज्यादा से ज्यादा संरक्षित रहता है। ठीक है, जल का संरक्षण शरीर में ज्यादा से ज्यादा होगा। यह बहुत कम जल के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं, जिससे शरीर में जल का संरक्षण होता है, जिससे शरीर में जल का संरक्षण होता है। ठीक है, शरीर का जल बचा भी रहेगा, संरक्षण होता है। और किस रूप में बाहर निकलते हैं भैया, यह पेस्ट या गोलियों के रूप में बाहर निकलते हैं, के रूप में बाहर उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो बेटा इतनी बात हुई यूरिक अम्ल की, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आपने। देखिए, जो जंतु इसे बाहर निकलता है, अच्छा इसके बाहर निकालने के, इसके उत्सर्जन की क्रिया को, इसके उत्सर्जन की प्रक्रिया को यूरिको टेलिज्म या यूरिक अम्ल उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। तथा जो जंतु इसे बाहर निकालते हैं, तथा जो जंतु इसे बाहर निकालते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यूरिकोटैलिक, जैसे आपने अमोनोटैलिक पढ़ा था, यूरियोटैलिक पढ़ा था, अब ये यूरिक से यूरिको बना है। ठीक है, यूरिकोटैलिक कहते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लो इसको, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं यूरिक अम्ल के बारे में ही। अभी यूरिक अम्ल खत्म नहीं हुआ है बच्चों। ठीक, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, जो नहीं लिख पाए वो एक बार रिवाइंड करके देख लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग यूरिक अम्ल में चल रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी रब कर दे रहा हूँ ताकि फिर मैं आगे लिख पाऊँ। तो सारे नोट्स आपको मिलते जाएंगे अगर आप मेरे साथ साथ प्रॉपर तरीके से लिखते जाओगे बेटा। तो ये चैप्टर बिल्कुल, जितने जंतु विज्ञान के चैप्टर है वो सब आपको समझ में तो आएंगे, सब याद होते जाएंगे। ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी है, साथ साथ मेरे लिखते जरूर चलना। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप एक प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कोई संदेह नहीं कि आप डॉक्टर बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी को कभी भी कुछ नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, जो भाग्यशाली बहुत ही ज्यादा होते हैं उनकी बात हम कह नहीं सकते। तो अब हम लोग बात करते हैं यूरिक अम्ल की। और तो बेटा जो यूरिक अम्ल होता है ना, वो जो है अवक्षेपण के रूप में बाहर निकलता है। आपने पढ़ा पेस्ट या गोलियों के रूप में, तो अवक्षेपण के रूप में बाहर निकल रहा है क्योंकि जल में क्या है, अविलेय है। ठीक है, तो ये भी बात मैं लिख दे रहा हूं पहले, यह अवक्षेपण के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है। उत्सर्जित होता है। ठीक है, क्योंकि जल में अविलेय है, क्योंकि जल में अविलेय है, मतलब घुलता नहीं है जल में, है ना, यह भी आपने पढ़ा ही। अब देखिए बेटा, जब ये प्रक्षेपण के रूप में या अवक्षेपण के रूप में बाहर निकल रहा है
तो ये किन में ज्यादातर बाहर निकलेगा? देखिए, जब कोई जंतु अंडा देता है, जो कवच वाले अंडे होते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा, ठीक है, सांप का अंडा, मगरमच्छ का अंडा, तो इनमें चारों ओर एक कवच होता है, सफेद रंग का खोल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। बिल्कुल सही बात समझ रहे हैं आप। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है तो उसके अंदर जो भ्रूण रहेगा बेटा, वो भी तो कुछ नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ को निकालेगा ना, जब वो बड़ा होगा। भाई हमारे केस में क्या होता है, मनुष्यों के केस में, जो बच्चा नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ निकालता है, उसको अपरा के द्वारा मदर के यानी माँ के रक्त में डाल दिया होता, माँ का रक्त उसे बाहर निकाल देता है वृक्क के द्वारा अपने, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अंडे में होते हैं, तो अंडे में अगर यूरिया या अमोनिया वो निकालेगा शरीर से बाहर, तो क्या होगा? वो बच्चे के अंदर घुलने लगेंगे, और क्योंकि वो घुलनशील होते हैं, और जब घुलने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे के अंदर विषाक्तता बढ़ जाएगी, विषैलापन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मर सकता है। इसी वजह से बच्चों, जो कवचधारी अंडे वाले जंतु होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं अंडे में, उनके अंदर क्या निकलता है? यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल जो होता है वो अंडे के कवच में ही चिपकता जाता है, अवक्षेपित होता जाता है, और जब वो कवच तोड़ के बाहर निकलेगा तो जितना भी यूरिक अम्ल है वो कवच के साथ साथ बाहर चला जाएगा सही से, ठीक है, यानी उसके शरीर में घुलेगा नहीं, ठीक। तो वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, यह कवचधारी अंडे वाले जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, जो कि भ्रूण से निकलने वाले भ्रूण के निकलने के बाद कवच में चिपका रहता है, में चिपका रहता है और भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, अब इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग, कौन कौन से उदाहरण। तो उदाहरण क्या हो गया? कीड़े मकोड़े जो हवा में रहते हैं, ठीक है, तो कीड़े मकोड़े हो गए, और जैसे छिपकली हो गई, तो चिड़िया यानी बर्ड्स यानी पक्षी वर्ग, पक्षी हो गए, कीट हो गए जो जलीय नहीं है, हवा में रहते हैं, ठीक है, कीट हो गए, पक्षी हो गए। उसके अलावा कौन हो गए? स्थल पे रहने वाले स्थलीय घोंगे, घोंगा जानते हो ना, जो शंख के अंदर जो जंतु नहीं होता, यूं यूं करके चलता है, घोंगा, ठीक है, स्थलीय घोंगे हो गए, घोंगे, ठीक है। और कौन हो गया? पक्षी कीट स्थलीय घोंगे, और एक नाम मैंने कौन सा बताया था? रेप्टाइल। रेप्टाइल को क्या बोलते हैं भाई? रेप्टाइल, रेप्टाइल, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना एक बार, रेप्टाइल आदि, ठीक। ठीक है, तो रेप्टाइल का मतलब सरीसृप, ठीक। तो इन सब में बच्चों जो निकलता है वो कौन सा निकलता है पदार्थ? नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ, यूरिक अम्ल। तो यूरिक अम्ल बच्चों कहाँ कहाँ निकलता है? तो यूरिक अम्ल को वृक्क के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यूरिक अम्ल जल की बहुत ही कम मात्रा को यूज करता है अपने आप को बाहर निकालने के लिए, इसीलिए ये कहीं ना कहीं जल संरक्षण में भी हमारे मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। ये जो है उन जंतुओं में ज्यादा निकलेगा जो कि हवा में रहते हैं, यानी पानी से दूर है, इसलिए उनके शरीर में पानी की कमी है, तो वो पानी को रोकते हैं। तो अगर यूरिक अम्ल पानी में घुलनशील होता तो ज्यादा बाहर निकाला आता। इसी वजह से ये उन जंतुओं में निकलता है जो कि हवा में रहने वाले हैं,
जंतु है। और हवा में रहने वाले जंतु यूरिक अम्ल को बाहर निकालते हैं बेटा। यूरिक अम्ल जो होता है वो सबसे कम विषैला होता है। इसको पेस्ट या गोलियों के रूप में बाहर निकाला जाता है। और इसको निकालने वाले जो एनिमल है वो कौन से हैं? पक्षी, कीट, स्थलीय घोंघे और सरीसृप। इसके अलावा जो कवचधारी जितने भी कवचधारी अंडे वाले जो जंतु होते हैं, तो उनके बच्चों में भी कौन सा, जब उनके बच्चे अंडे के अंदर होते हैं यानी भ्रूण की अवस्था में, तो उसमें भी कौन निकलता है? यूरिक अम्ल निकलता है, जो कि बच्चे के जल में ना घुलकर बल्कि कवच में चिपकता जाता है। और जब बच्चा बड़ा होकर कवच तोड़ के बाहर निकलता है, अंडा फोड़ के बाहर निकलता है, तो वो यूरिक अम्ल केवल कवच में ही रह जाता है और बच्चा बाहर निकल जाता है। ठीक है। जबकि हमारे ऐसे केस में क्या होता है? अपरा के द्वारा नाइट्रोजन अवशेष पदार्थ यानी यूरिया को बाहर निकाला जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग को ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। जो बात ना समझ में है आप मुझे जरूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद।